नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट वीक के अंदर जियो पॉलिटिक्स और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए सामने आई हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी जो एरिया है गल्फ़ रीजन, गल्फ़ में जब से इज़राइल और हमास के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर एक वार स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद इज़राइल और हमास के अंदर सीज़ फायर हुआ था। वहाँ पे जो होस्टेज बना के लोग रखे हुए थे इज़राइल के, उसने बहुत सारे उनको छोड़ दिया था। तो वहाँ पे 4 ताकतें इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उसमें हमास, इज़राइल, हूतीज़ एंड ईरान, और इसके अलावा प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं सीरिया के अंदर, वो 5 में वो थे। तो जब से सीरिया की वार क्लोज हुई है तो वहाँ पे रशियन डोमेन जो है घटा है, कम हुआ है। तो उसकी वजह से ईरान की जो सप्लाई है हमास को, क्योंकि जितना टनल नेटवर्क बना रखा था तो इज़राइल एक एक करके सभी को उड़ा रहा है। तो इसके अलावा जो गाजा रीजन है या वेस्ट बैंक है, वहाँ पे भी इज़राइल आज की डेट में अगर डिस्कस करें तो वहाँ पे एक तरफा जो जंग है चल रही है, और जेनोसाइड इसको बोला जा सकता है, क्योंकि हमास की जो रिटेलिएट करने की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। और फ़लस्तीन, हमास जो है, जितने भी इतने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान बेस्ड, वो सीरिया में वीक पड़ने की वजह से वहाँ पे सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आई है, तो उसके बाद ये वीक पड़े हैं। इसके अलावा यूएस का एक मूक जो सपोर्ट है इज़राइल के लिए वो सदा से बना हुआ है। बेशक यूएसए यूएन एड को रोकने की वजह से इज़राइल के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, जब बहुत से जो एलिगेशन इज़राइल के ऊपर लगा रहा है कि वार को रोक देना चाहिए। लेकिन ये भी एक कड़वी असलियत है कि जितने भी वेपन्स जो हैं इज़राइल यूज़ कर रहा है, तो उनमें से 95% वेपन जो है रशियन नहीं ना होके यूएस से ही आ रहे हैं। तो ये एक सोचने लायक बात है कि जो हिडन सपोर्ट टू इज़राइल बाय द यूएस राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पेंटागन है, वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही है। तो नंबर्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो यूएस से इज़राइल के अंदर ट्रैक किए गए हैं, जिसमें अम्यूनिशन वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में जो है सप्लाई किया गया है इज़राइल को। तो इज़राइल एक के बाद एक बम फेंक के हज़ारों लोगों को जो है वो मार रहा है। और फ़िलिस्तीन के अंदर आज की डेट में अगर बिल्कुल रैशनली बोला जाए तो फ़िलिस्तीनी लोगों का जेनोसाइड जो है किया जा रहा है। क्योंकि जिस दिन वार स्टार्ट हुई थी तो मेरे को आज भी इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनका एक बयान हमारे कानों में आज भी गूंज रहा है कि मैं जो गाजा को एक टेंट सिटी में तब्दील कर लूँगा। तो उसकी तरफ इज़राइल तेज़ी से बढ़ रहा है, और इज़राइली एयरफोर्स डेली 100 से लेके 150 तक के जो है टारगेट को किल करके वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, जो जितने भी यूएन एड के सेंटर है उनको तबाह कर रही है। आज की ही डेट में अगर देखा जाए तो आज फ़लस्तीनी जो यूएन एड से हेल्प लेने के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर इज़राइल ने बम फेंक दिया, जहाँ पे 31 लोग वहाँ ऑन द स्पॉट मारे गए। इसके अलावा हूतीज़ के ऊपर भी प्रेशर यूएस का और इज़राइल का बना हुआ है। यूएस और इज़राइल लगातार एयर स्ट्राइक करके हूतीज़ को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हूती भी अपना कोई ना कोई एक आध मिसाइल इज़राइल की तरफ छोड़ रहा है, लेकिन वो इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो जो ये हमारी गल्फ़ वार है, इसके लिए रिगार्डिंग हम यही बोल सकते हैं कि ये वन साइडेड इज़राइल की तौर पे ही जो जेनोसाइड किया जा रहा है फ़लस्तीनी लोगों का, वो है। लेकिन इंडिया की सपोर्ट एज ए इंडियन गवर्नमेंट और ये जियो पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया की सपोर्ट जो है इज़राइल के साथ कंटिन्यू बनी हुई है। और इंडिया की ओर से जो अपना
इसराइल को कंटिन्यू इंपोर्ट्स और वेपन्स भी सप्लाई किए गए हैं। तो ये एक गल्फ के अंदर की जो सिचुएशन है वो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये वन साइडेड वार इस तरफ इस टाइम चल रही है। इसके अलावा सेकंड खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस की, क्योंकि यूएस इलेक्शन के अंदर एलोन मस्क एक ऐसी हस्ती थी जो कि एक बिगेस्ट फंड प्रोवाइडर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए थे। तो उन्होंने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की हर एक जो कंपेनिंग है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करके, ब्लाइंडली सपोर्ट करके उनको अमेरिका के राष्ट्रपति की रेस में आगे बढ़त दिलवाई और अपने एक्स जो कि एक्स ट्विटर जिनको बोलते हैं, एक्स के मीडिया से भी जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है ताकि अमेरिकन राष्ट्रपति वो इलेक्ट हो पाए हैं। लेकिन उनने जो एक डिपार्टमेंट एलोन मस्क को प्रोवाइड कराया था जिसका नाम था DOGE, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो इसके अंदर एक प्रोविज़न था कि गवर्नमेंट के खर्चे कम करके अमेरिका को फिर से दोबारा ग्रेट बनाया जाए, और चाहे वो फिर टैरिफ वार है इसकी वजह से भी या और भी जो इकोनॉमी का जो बिजनेस का स्टैंडर्ड है उसको अप करने के लिए डोज जो है वो अपने सजेशन दे रहा था। तो उसके हेड जो थे वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल के ऊपर मिस्टर एलोन मस्क को अपना प्रमुख सलाहकार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था। लेकिन लगातार जो टैरिफ की वजह से और अमेरिकन विजन की वजह से और जो इनके ओपिनियंस थे उनमें डिफरेंस आने की वजह से मिस्टर एलोन मस्क ने एक समय रहते बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ DOGE था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वहाँ से रिजाइन कर दिया है और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसको एंटीसिपेट थैंक्स बोलते हुए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपने विजन के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना रिजाइन जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। इसके अलावा जो बिजनेस प्रभावित हो रहा था यूएस का, तो उसका भी ब्लेम जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप डोज के ऊपर लगा रहे थे, क्योंकि डोज एक बिल्कुल सख्त स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहा था जो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कम करने के लिए। तो उसका जो डेवलपमेंट रुकी है तो उसका सारा ब्लेम जो है वो डोज के ऊपर जा रहा था। तो मिस्टर एलोन मस्क नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर ये ब्लेम आए, तो उन्होंने गवर्नमेंट की जो असफलता थी, अनसक्सेसफुल जो स्टेप्स थे गवर्नमेंट के, वो भी डोज के ऊपर या मिस्टर एलोन मस्क के ऊपर आ रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने ये रिजाइन किया है। इसके अलावा उनका जो पर्सनल टेस्ला का और एक्स का या स्पेस एक्स का जितने भी बिजनेस है उसके अंदर भी लगातार गिरावट आ रही थी और लोगों के मन में जो है उनके प्रति गुस्सा अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो डोज है उसके सजेशन के ऊपर अमेरिका के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो है चली गई हैं, क्योंकि जितनी शंटी या जितने भी सुधार हुए हैं तो उसकी वजह से ये सारा ब्लेम डोज के ऊपर आया। तो लोग एलोन मस्क के ऊपर नाराज़ चल रहे थे, तो उसकी वजह से उसका जो असर डायरेक्ट दिख रहा था वो मिस्टर एलोन मस्क के जो शेयर्स हैं वो लगातार कम हो रहे थे और बिजनेस में गिरावट आ रही थी। तो उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए भी एक स्टेप ये लिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से जितने भी डिसीजन हार्डली लिए जा रहे थे तो उसके अंदर मिस्टर एलोन मस्क का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं माना जा रहा था। उनके ओपिनियन के खिलाफ भी डोज के अंदर कुछ डिसीजन लागू करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको देखते हुए मिस्टर एलोन मस्क ने इस डिपार्टमेंट से अलग होने के लिए अच्छा समझा। और जो लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कंपेनिंग के अंदर सबसे बड़ा बिग सपोर्टर एंड जो फंड प्रोवाइडर है वो एलोन मस्क था। तो लोगों के अंदर ये चर्चा बढ़ने लगी थी, ओपिनियन बढ़ने लगा था कि मिस्टर एलोन मस्क ट्रंप के बाद नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो इस नाराज़गी की वजह से और इसको जो है ओपिनियन को आगे बढ़ने को रोकने के लिए एलोन मस्क ने इस डिपार्टमेंट से अलग होना बेहतर समझा। तो ये कुछ रीजन थे कि एलोन मस्क मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से हट गए हैं।
और उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। और डिपार्टमेंट जो डोज है उससे भी उसके मुखी के तौर पे जो उनकी स्थिति बनी हुई थी वहाँ से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने एक इंडिया की ओर कदम बढ़ाने के लिए, इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए, क्योंकि पिछले समय के अंदर जब F404 और F414 जो कि तेजस और एमका प्रोजेक्ट के लिए एयर इंजन है वो अमेरिका प्रोवाइड नहीं करवा रहा था, तो उससे नाराज़ होकर, क्योंकि इंडिया के जो तेजस प्रोजेक्ट है और एमका प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे, तो उसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को सेव करने के लिए और पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का हुआ था उसकी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि इंडिया की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू गिर रही है और इंडिया को इस टाइम रिक्वायर्ड 51 स्क्वाड्रन है, लेकिन उसके पास ऑपरेशनल 31 स्क्वाड्रन है। उसके अंदर भी मेन जो इंडिया डिपेंड कर रहा है आज की डेट पे, उसमें Su-30 MKI-1 MiG-29 राफेल के ऊपर इंडिया जो है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ कमजोरियां इन फाइटर्स की निकल कर सामने आई, तो उससे सबक लेते हुए हमारे जो CDS है उनका भी बयान सामने आया है। और जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है मिस्टर AP सिंह, तो उन्होंने भी बयान दिया है कि हमारे पास जो है कोई भी प्रोजेक्ट इन टाइम नहीं मिल रहा। तो इसको प्रेशर में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मौका देखते हुए, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट जो है उसका झुकाव कंटिन्यू Su-57 की ओर बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि फ्रांस ने जो राफेल इंडिया को प्रोवाइड करवाए थे तो 36 राफेल तो इंडिया को मिल गए, लेकिन 26 राफेल जो इंडिया मरीन के लिए ख़रीद रहा था अपने जो नियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए, तो वहाँ पे फ्रांस ने इंडिया के साथ सोर्स कोड जो है वो शेयर करने से मना कर दिया। तो उसकी वजह से जो इंडोजीनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको राफेल के अंदर डिप्लाई करने में दिक्कत आएगी। तो इस असफलता को देखते हुए इंडिया का मन जो फ्रांस के साथ भी मनमुटाव बढ़ गया और USA की ओर से पैसा लेके और साउथ कोरिया, पोलैंड जैसे कंट्रियों को जो F404 F414 इंजन प्रोवाइड करवा दिए गए। और इसी की वजह से ही इंडिया की जो मलेशिया की डील, मिस्र की डील इंडिया के हाथ से निकल गई। इसके अलावा जो अपना अर्जेंटीना या और भी वेनेजुएला की डील थी वो भी इंडिया के साथ निकल गई, क्योंकि सप्लाई चेन इंडिया के पास नहीं है। और फॉरेन कंट्री भी ये समझती है कि जब इंडिया के पास इंजन ही नहीं है तो हमें जो एरोप्लेन है तेजस उसकी डिलीवरी कैसे हो पाएगी। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो अमेरिका ने हमारी ही सप्लाई साउथ कोरिया को दी और उसने ही हमारी जो डील है वो मलेशिया वाली ग्रैब कर ली। इसके अलावा पोलैंड को भी उसने इसी टाइम में इंजन सप्लाई किए, लेकिन इंडिया से पेमेंट होने के बावजूद भी इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए उसने जो एयर फाइटर जेट के इंजन है वो प्रोवाइड ना कर एक बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेवाराना जो उसका बिहेवियर इंडिया के प्रति था। लेकिन उसके पीछे भी उसकी एक स्ट्रेटजी थी कि इंडिया का स्क्वाड्रन है वो जो रेशो है वो गिरेगी, तो उसकी वजह से जो US ने F-21 इंडिया के लिए एक F-16 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है इंडिया के लिए उसने कंसल्टेट करा के बना के रखा हुआ था, तो वो इंडिया के सिर जो है डील करने के लिए अमेरिका प्रेशर बना रहा था। इसके अलावा F-35 की ऑफर भी इंडिया को पहले तो उसने नहीं दी, लेकिन जब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया तो बहुत क्लोज हो गए रशिया के साथ कि Su-57 इंडिया एक्वायर कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है US के बिजनेसमैन एकदम इंडिया में आए और उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो F-35 है उसकी डील इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक पेज है कि जब रशिया ने वार्न किया है कि F-35 के अंदर एक किल स्विच हो सकता है, जो कि मान लो र्यूमर भी हो सकता है और असलियत में भी हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट किसी भी वारफेयर के अंदर जो है डिप्लॉय किए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी ऐसी बनी रहती है, क्योंकि जो बड़े कंट्री है वो वार को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हथकंडे जो अपनाते हैं। लेकिन फिर भी US की ओर से एक बिजनेस डेलीगेट इंडिया के अंदर आया तो उन्होंने बाईपास करते हुए जो MRFA डील थी मल्टी रोल फाइटर जेट जो फाइटर एयरक्राफ्ट की 114 के लिए, उसको दरकिनार करते हुए उसको एक अलग जो बस्ते में डालते हुए तो US ने डिक्लेयर किया कि हम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत FMS कैटेगरी के अंदर जो F-35 है वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो उसकी जो वजह उसने बताई है कि हम इससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भी नहीं होगी, गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई करेगी, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, सारे सिस्टम बाईपास कर दिए जाएंगे और फास्ट ट्रैक के अंदर जो है इसको स्पीड अप किया जाएगा। तो हम अगर इंडिया एक्वायर करता है F-35 को तो जो है US इसके अंदर FMS फॉरेन जो डायरेक्ट फॉरेन मिलिट्री सेल है इसके अंदर जो है US इंडिया को F-35 सप्लाई करने के लिए तैयार कर रहा है। और इसके अलावा उसने ये भी अनाउंस किया है कि जो 2027 तक इसकी डिलीवरी जो है इंडिया को फास्ट ट्रैक के तौर पे कर दी जाएगी। तो ये बताने लायक बात है कि जो इंडिया के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है और चाइना है, वहाँ से थ्रेट है कि J-20 और J-35 स्टेल्थ जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं वो उनके साथ इंडिया को फाइट करना पड़ रहा है। तो आप ही कन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देखा कि इंडिया के फाइटर जेट कुछ नंबर्स में गिरे ही हैं, लेकिन आज तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली उसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारे जो मिलिट्री चीफ है या CDS है उन्होंने इतना ही बोला है सिंगापुर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे जो सभी पायलट है वो सुरक्षित भारत वापस आ गए हैं। लेकिन उन्होंने एयर फाइटर जेट के गिरने के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो इस स्क्वाड्रन को अप करने के लिए और जो इंडिया की कमजोरी है उसको देखते हुए US की ओर से जो F-35 का एक फॉरेन FMS प्रोग्राम के अंदर डील जो ऑफ़र की है, तो पोटेंशली ये 2027 तक इंडिया को मिल सकता है और ये बाईपास कर देगा एमका के जो MRFA डील है। और एक F-35A कैटेगरी के जो इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे उसकी कॉस्ट जो बैठती है वो 82.5 मिलियन के आसपास बैठती है और ऑर्नामेंट के साथ इसकी जो कॉस्ट बैठेगी या कॉस्मेटाइजेशन जो करवाएगा इंडिया उसके साथ ये 100 से लेके 110 मिलियन तक इसकी जो कॉस्ट इंडिया को पड़ेगी इस डील के अंदर FMS के अंदर। लेकिन इसके साथ ही जो F-35 डील है उसके अंदर कुछ हर्डल्स भी सामने आ रही हैं, जैसे कि इंडिया एक एक्वायर किया हुआ है S-400 रशिया से, जिसने कि इंडिया का इस कन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत अच्छी तरह से साथ भी दिया है। तो US इससे नाराज़ है। तो फर्स्ट तो ये है कि S-400 इंडिया के ख़रीदने की वजह से एक मेन हर्डल ये बनी हुई है। इसके अलावा इंडिया यूज़ कर रहा है Su-30 MKI और क्लोजली डील के साथ इंडिया पहुंच सका है इंडिया के रशिया के साथ Su-57 की जो है ये भी एक ब्रेक्स इस डील के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा जो F-35 है उसके अंदर 141 डे जो ये रिपेयर के अंदर जो है मेंटेनेंस के अंदर ये फाइटर जेट रहता है, तो 365 दिन में से अगर 141 दिन ये रिपेयर के अंदर जाएगा तो हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो कम होगी, क्योंकि F-35 की रख रखाव बहुत कॉस्टली है, इसके स्पेयर पार्ट बहुत कॉस्टली है और इसके फ्लाइंग आवर्स जो दूसरे Su-35 MKI है Su-57 है उनसे इसके वर्किंग आवर फ्लाइंग आवर बहुत कम है। तो इसको साल के अंदर 141 दिन रिपेयर जो मोशन के अंदर इसको रखना पड़ता है, तो उस टाइम जो ये हमारे पास हो के भी ना होने के बराबर जो है वो होगा। लेकिन ये क्रिटिकली डील है US के अंदर, क्योंकि US चाहता है, इसके पीछे US का एक मकसद है कि वो जो सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया है उसके अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए उसको एक साथी की ज़रूरत है, क्योंकि US ने जो शेख हसीना थी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा, राष्ट्रपति, तो उनके साथ भी एक डील करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप एक क्रिश्चियन कंट्री अगर बांग्लादेश के साउथ में जहां अराकान आर्मी वगैरह या म्यांमार है वहां पे एक बनवा दें, तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो एक अड्डा USA साउथ एशिया के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। लेकिन आज की डेट में भी एक और जो है अराकान कॉरिडोर जो है US की मदद से जो बर्मा के अंदर
म्यांमार के अंदर बन रहा है। तो जो यूएस है वो लगातार प्रयासरत है कि इस रीजन के अंदर अपनी डोमिनेशन को कायम करने के लिए। तो इंडिया को एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो इंडिया जो यूएस को एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो इंडिया से बेहतर उसको कोई भी पार्टनर नहीं मिल सकता। लेकिन अगर दोनों के इंटरेस्ट मिल जाए और एक दूसरे के ऊपर विश्वास बन जाए। लेकिन जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है इंडिया की नज़र में, इंडियन जियोपॉलिटिक्स की नज़र में, वो ज़ीरो है। बेशक हम जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी कंट्री जानते हैं कि जो यूएस है एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है और उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। वो क्योंकि पाकिस्तान को भी लगातार बूस्ट कर रहा है और इंडिया के एंटी जो लोग हैं उनको भी बूस्ट कर रहा है। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान के उसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जो फाइनेंशियल डील IMF से भी दिलवाई है। तो ये इंडिया के हितों के ख़िलाफ़ है। तो यूएस की क्रेडिबिलिटी इंडिया की नज़र में, हालांकि इंडिया को ज़रूरत है यूएस की, हर एक जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हर एक कंट्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब UN के अंदर सपोर्ट लेनी होती है तो एक एक वोट का जो एक मतलब होता है और महीना होता है। लेकिन इसके साथ ही यूएस के हम ये भी नहीं भूल सकते कि सरदार मनमोहन सिंह के टाइम में न्यूक्लियर डील जो है, सिविल न्यूक्लियर डील या मिलिट्री न्यूक्लियर डील है, इंडिया के साथ यूएस ने की थी। तो उसने सारे नियम कायदे साइड पे रखते हुए इंडिया के साथ ये डील की थी। तो ये एक अमेरिका की पॉलिसी है कि साउथ एशिया के अंदर अमेरिका अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया की उसको जो है ज़रूरत है। इसी वजह से इंडिया डायरेक्ट यूएस को जब सपोर्ट नहीं करता तो पाकिस्तान के रास्ते यूएस जो है या म्यांमार या बांग्लादेश के रास्ते यूएस से ट्राई कर रहा है कि अपने जो पाँव हैं या अपना एक बेस है इस रीजन के अंदर तैयार करे। तो ये एक बड़ी खबर है यूएस की ओर से। इसके अलावा यूएसए एक कनिंग कंट्री है, मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी की। तो एक नई जो डेवलपमेंट हुई है, तो अमेरिकन जो राष्ट्रपति है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से अनाउंस किया है जब मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो ओवल ऑफिस के अंदर यूएस के अंदर उनकी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने एक बार फिर से कनाडा को जो 51 स्टेट ऑफ द यूएस और यूएस यूनियन के अंदर शामिल होने का इनविटेशन दिया है। लेकिन इसका जो जवाब मिस्टर कार्नी ने, मार्क कार्नी ने वहीं पे ही दे दिया। तो उन्होंने कहा कि माई कंट्री नॉट फॉर सेल। तो ये एक वहाँ पे डील हुई है। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन कंट्री के अंदर रशियन थ्रेट बढ़ रही है और यूएस के अंदर भी जैसे कि कन्फ्लिक्ट यूक्रेन वार की वजह से खटाई में आया है, और इसका रीज़न है कि जितना प्रेशर आज की डेट पे रशिया के ऊपर नाटो ने, यूरोपियन कंट्री ने और हिडन तौर पे यूएस ने बना रखा है, और रशिया को बर्बाद करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ये सारे कंट्री कंटिन्यू एक अभियान चलाए हुए हैं। तो उसकी वजह से यूएस भी एक अपने आप को अनसेफ मानता है, क्योंकि यूएस चाहे पीठ के पीछे से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की या जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या नाटो की, तो वैसे वो मेंबर भी है नाटो का। तो इसकी वजह से रशिया के साथ उसके जो मनमुटाव है वो चल रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो, क्योंकि रशियन जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के जो सरगेई लावरोव है, उन्होंने डायरेक्ट अनाउंस करते हुए बोला है कि जो मॉडर्न जो सिचुएशंस उत्पन्न हो रही है रशिया के अगेंस्ट, अगर रशिया की सॉवरेनिटी के ऊपर या हमारे ऊपर कुछ खतरा बना तो हम न्यूक्लियर वेपन को जो है डिप्लॉय करने से और यूज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसको देखते हुए यूएस ने एक एंटीसिपेटरी एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है गोल्डन डे। गोल्डन डोम जो एक यूएस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत ही मल्टी लेयर मिसाइल सिस्टम के साथ यूएस को और जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको सेव करने के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएसए करने जा रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने एक अनाउंसमेंट करते हुए बोला है कि गोल्डन डोम फ्री फॉर कनाडा इफ़ कनाडा एक्सेप्ट 51 जो स्टेट ऑफ यूएसए बिकम जो बन जाता है तो वो उसके लिए ये फ्री होगा।
अगर वो नहीं बनता है तो उसके लिए उसको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो कि उन्होंने बताया है कि $61 बिलियन जो है कनाडा को स्पेंड करने पड़ेंगे यूएस डोम के जो गोल्डन डोम है उसकी सुरक्षा लेने के लिए। अगर जो कनाडा $61 बिलियन जो है इसके ऊपर स्पेंड नहीं करता, यूएस को नहीं देता, तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि किसी भी रशियन या यूएस थ्रेट या किसी भी यूरोपियन या अदर कंट्री की थ्रेट है वो कनाडा के ऊपर आएगी, तो हम उसके ऊपर कोई वादा नहीं करते कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे। तो ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उन्होंने अनाउंस करते हुए बोला कि $175 बिलियन इसके ऊपर जो है स्पेंड किए जाएंगे। तो ये एक मल्टी लेयर एवन के अंतरिक्ष तक इसके अंदर वेपन्स डिप्लॉय किए जाएंगे। तो इसका विरोध ऑफिशियली चाइनाई जो कॉरस्पॉन्डेंट्स है उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। कल की अगर बात देखें तो कल की न्यूज़ में नॉर्थ कोरिया ने भी इसका जो विरोध किया है गोल्डन डोम का, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि इससे जो अंतरिक्ष के अंदर भी जो वेपन्स की होड़ है वो बढ़ेगी, तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी अगर बताएं कि चाहे यूएसए ने ये अनाउंस किया कि अगर कनाडा $61 बिलियन इसके ऊपर स्पेंड नहीं करता तो हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, लेकिन जो नाटो अलाइंस होने की वजह से कनाडा का, और इसके अलावा नोर्ड NOARD जो ट्रीटी एक नॉर्थ अटलांटिक के अंदर यूएस की कनाडा के साथ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अपना एयर स्पेस साझा करते हैं और जो सिक्योरिटी की एक्टिविटीज़ है वो भी इकट्ठे चलाते हैं। तो इसकी वजह से अमेरिका एक ट्रीटी के साथ कनाडा के साथ बंधा भी हुआ है, तो ये अमेरिका उसकी सुरक्षा से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये अभी ये नई अपॉर्चुनिटी है गोल्डन डोम वाली, तो इसके ऊपर वो उसकी कॉस्ट मांग रहा है, और अगर नहीं पे करनी तो वो फ्री ऑफर कर रहा है कनाडा को कि आप हमारी 51 स्टेज बन जाओ, तो हम जो है एज ए स्टेट आपको फ्री में ये सुरक्षा देंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक नई चाल कनाडा के प्रति भी है। जो मौजूदा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का हुआ था, तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस S-400 की रही है उसकी वजह से इंडिया इम्प्रेस है S-400 से, क्योंकि जितने भी मिसाइल पाकिस्तान ने इंडिया की ओर फायर किए हैं, तो इंडिया का जो आकाश मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडोजीनियस सिस्टम है, और जो S-400 है उन्होंने सभी को मार गिराया है, और इंडिया के अंदर मेजर सिटी में किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो होने से बचाया है। तो इससे प्रभावित होकर इंडिया जो है देख रहा है, इंडिया की आइज़ है S-500 के ऊपर। तो S-500 टीम ऑफ फाइटर M जो है ये डेवलप बाय रशियन अलियांस कंट्रोल डिज़ाइन एंड ब्यूरो जो है उसकी ओर से ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार किया गया सिस्टम है। तो S-500 की ये खासियत है कि ये जैसे S-400 600 किलोमीटर तक की जो किसी भी एरियल टारगेट है उसको डिटेक्ट करके उसको एंगेज कर सकता है, और 400 किलोमीटर दूर से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसकी वजह से इंडिया ने इसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए S-500 एक्वायर करने का मन बनाया है। तो ये इंडिया की ओर से एक बड़ा कदम है रशिया के साथ डील का। तो इससे यूएस की आई भी इसके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और जो जितने भी और अपना काउंटर पार्ट्स हैं इंडिया के साथ या यूएस के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जर्मन वगैरह हैं, तो सभी चाहते हैं कि इंडिया S-500 ना खरीदे, और सभी कंट्रीज़ की ये चाहत है कि रशिया को किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। इसी की वजह से ही SU-57 की डील के ऊपर भी बहुत से कंट्री इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने मन बना लिया है कि वो S-500 को सीरियसली उसकी जो इंक्वायरी कर रहा है और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको देख रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर हो सकता आने वाले समय में S-500 की जो है एक्वायर जो है इंडिया करेगा रशिया से। DRDO के चेयरमैन की ओर से एक अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है
तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट कुशा है उसकी जो लॉन्चिंग है वो 2028 तक करने की अनाउंसमेंट की है कि 2028 तक का कुशा प्रोजेक्ट है जो है उसको हम डिप्लॉय इंडिया के अंदर कर देंगे। तो ये जैसे मैं पहले जो मेंशन किया है कि S-400 और S-500 जो जैसे सरफेस टू एयर जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये, तो इसकी तर्ज के ऊपर ही जो मल्टी लेयर प्रोग्राम है, 3 या 4 लेयर का प्रोग्राम कुशा है, तो ये इंडोजीनियस इंडिया डेवलप कर रहा है। तो DRDO के चीफ है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करते हुए बोला है कि जो हमारा PGLRSAM प्रोजेक्ट फॉर ग्राउंड लॉन्च रीजनल सरफेस टू एयर मिसाइल एक महत्वपूर्ण कदम जो इसकी ओर बढ़ा रहे हैं। तो इसकी जो मिसाइल है, इंटरसेप्टर है, लॉन्चर है और सभी की टेस्टिंग जो है इंडिया कंटिन्यू कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के जो है पूरा होने की संभावना पूरी बनी हुई है कि 2028 तक इंडिया जो है मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इंडोजीनियस बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर देगा। तो ये इंडिया की डिफेंस के लिए और इंडियन सिविल जो पॉपुलेशन है उसकी रक्षा के लिए इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है। तो मेरे को लग रहा है कि जो कुशा प्रोजेक्ट है हमारा वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। आज मंडे है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है जो आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी कंटिन्यू काफ़ी दिन से इसके ऊपर नज़र बनी हुई थी कि रशिया और यूक्रेन वार जो कि अपने चौथे साल के अंदर चल रही है, 3 साल उसके कंप्लीट हो गए और चौथे साल के अंदर बन रही है, तो जो दिन ब दिन वो क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू वेटिकन के अंदर भी, इस्तांबुल के अंदर भी और एवन के सऊदी अरब के अंदर भी पीस के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी की वजह से, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ है या नाटो कंट्रीज़ है, उनकी वजह से एक हिडन स्ट्रेटजी चल रही है, क्योंकि पूरा यूरोप एज ए शील्ड यूक्रेन को यूज़ कर रहा है और यूक्रेन के कंधे पे जो बंदूक रख के रशिया के साथ लड़ रहा है और अपने एडवांस टू एडवांस लॉन्ग रेंज के वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड करा के, एवन के F-16 जैसे फाइटर जेट 24, 26 के नंबर में यूक्रेन को प्रोवाइड करा के, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन यूक्रेन पराजित हो गया तो नेक्स्ट नंबर जो है यूरोपियन कंट्री का, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने 400 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो रशियन मनी है उसको फ्रीज किया है और रशिया की गैस के ऊपर आज तक यूरोप ने जो अपनी डेवलपमेंट करके, लेकिन आज रशिया को जो है पीठ दिखाने की कोशिश की है। तो रशिया की जो वीकनेस है उसको देखते हुए यूरोपियन कंट्री कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं कि यूक्रेन को फीड किया जाए, उसको किसी भी तरह से इस वार के अंदर जो है कमज़ोर ना पड़ जाए, दिया जाए। तो लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर हुआ था कि पर्ल हार्बर के अंदर जापानी एयर फाइटर जेट्स ने अमेरिकन अड्डे के ऊपर पूरी तबाही मचा दी थी, जितना पोर्ट था उसको सारे को ख़त्म कर दिया था। उसके पैरेलल ही आज अगर देखा जाए तो कल संडे को दोपहर के बाद आफ्टरनून में जो यूक्रेनियन अपने मिलिट्री है और स्पाई है, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आ रहा है जो ब्रिटिश स्पाई एजेंसी है M16। तो M16 की इनपुट के ऊपर तो स्मगल किए हुए ड्रोन जो कि रशिया के अंदर स्मगलिंग करके कई ट्रक जो है कंटेनर्स के अंदर जो लेके गए हैं यूक्रेन की जो स्पाई फोर्सेस हैं, तो उन्होंने पूरे 4000 या 4500 किलोमीटर अंदर रशिया के अंदर, डीप रशिया के अंदर जाके एयर स्ट्राइक की है, जिसके अंदर रशिया को एक आज तक का बहुत बड़ा सेटबैक लगा है और रशियन क्रेडिबिलिटी है जो मेरे को लग रहा है कि आज की डेट में वो तुमल होती जा रही है और क्रेडिबिलिटी ख़त्म होने की कगार पे है। अगर रशिया ने इसका माकूल जवाब ना दिया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर रशिया की जियो पॉलिटिक्स के अंदर या जियो मिलिट्री के अंदर रशिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो रशिया को अपनी साख को बचाने के लिए इसके ऊपर सख्त कदम, चाहे वो चाहे या ना चाहे, इसको उठाने पड़ेंगे। तो ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि 41 बम्बर
जो है वो डैमेज कर दिए है यूक्रेन के जो स्पाई एजेंसीज हैं। तो उन्होंने ये संडे को जो आफ्टरनून में बलाया कोई बेस जो है एयर बेस है उसके अंदर जो है अटैक किया है। तो जेलेंस्की ने बोला है, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि 117 ड्रोन के साथ जो इन्होंने यूज़ किए हैं और इसके अंदर A50, TU-95, TU-22, 122M लॉन्ग रेंज बॉम्बर है जो इनको उन्होंने टारगेट किया है। तो ये बताने लायक बात है, जो इंटरनेट के ऊपर एक डाटा उपलब्ध है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो रशिया के पास एडवांस कैटेगरी के 90+ बॉम्बर्स ऑपरेशनल है। तो जो जब कल की ये खबर आई है तो 41 बॉम्बर जो है इसके अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लॉन्ग रेंज के बॉम्बर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ जो ये बॉम्बर्स थे वो 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रशिया ने एयर बेस के ऊपर जो 2 या 3 एयर बेस के ऊपर उन्होंने छुपा के रखे हुए थे। लेकिन जो यूक्रेन ने 117 ड्रोन के साथ उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कंटेनर गए तो उसकी ऑटोमेटेड जो रूफ्स है वो खुली है, उसके बाद जो है वो TU बॉम्बर्स हैं उनके ऊपर ड्रोन ने अटैक करना शुरू किया। तो एक एक करके 41 बॉम्बर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो कि एक परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 34% जो रशियन बॉम्बर्स है वो डिस्ट्रॉय एक दिन के अंदर यूक्रेन ने कर दिया। तो यूक्रेन ने इस वार के अंदर वो कर दिखाया है जो रशिया सोच भी नहीं सकता था, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यूक्रेन की इस बात के लिए जो एंटी रशियन लोग हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं कि यूक्रेन ने बहुत बड़ा कदम किया है। तो ये एक 2-4 दिन पहले, क्योंकि इस्तांबुल के अंदर एक नेक्स्ट राउंड की जो सीज फायर की कोशिश होने वाली है, लेकिन यूक्रेन के इस कदम के साथ रशियन जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया है कि मेरे को लग रहा है कि जो उन्होंने वार कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई है संसद, तो उसके अंदर अगर कोई डिसीजन होता है तो मे बी आने वाले समय में ये वार है न्यूक्लियर वार के अंदर भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए तो पर्ल हार्बर के बाद जो US ने जापान के अंदर 2 एटॉमिक वेपन गिर के और जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसको समाप्त कर दिया था। तो वैसी ही सिचुएशन आज मेरे को दिख रही है कि यूक्रेन के अंदर भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पूरे वर्ल्ड की नज़रें इस टाइम क्रेमलिन के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन मिस्टर पुतिन लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और यूक्रेन ने जो कर दिखाया है वो बहुत नाकाबिले तारीफ़ है, क्योंकि एक जो वार के अंदर जिसकी इतनी शक्ति भी कमज़ोर पड़ चुकी है यूक्रेन की, तो उसने इतने बड़े नंबर में 41 बॉम्बर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देना। तो जो इसके अंदर जो खबरें अपोस्ट निकल कर सामने आ रही है, तो इसमें ब्रिटेन और जर्मन और फिनलैंड वगैरह का डायरेक्ट हाफ, पोलैंड वगैरह का बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम निकल कर आ रहा है M16 जो स्पाई एजेंसी है ब्रिटिश की, उसका। तो रशियन जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनकी साख के ऊपर और रशियन मिलिट्री की साख के ऊपर और उनकी इंटेलिजेंस विंग के साख के ऊपर भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इस वार के अंदर मेरे को लग रहा है कि आज की डेट में रशिया का सबसे बड़ा नुकसान है। तो आने वाला समय बताएगा कि ये वार जो है किस तरफ जाती है। तो मेरे को लग रहा है कि ये कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। तो मैंने ये वीडियो आज पूरे जो एक वीक के बाद बनाई है, तो उसका रीज़न था कि जो लगातार कंटिन्यू सिचुएशन चेंज हो रही थी जियो पॉलिटिक्स जियो मिलिट्री की, तो उसके ऊपर मैंने नज़र बनाई हुई थी। तो मेरे को लग रहा है ये कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसको शेयर, लाइक और सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।